बच्चों चैप्टर नंबर हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है जर्नल। तो जर्नल बच्चों हमारी पहली बुक होती है, प्राइमरी बुक होती है रिकॉर्डिंग की, जहां पर आप पहली बार किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब आपको पता है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने जाते हैं तो किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स? वो हो सकते हैं आपके कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसीट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। और जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में बच्चों वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, दीज बुक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, जो भी हम बुक्स बनाते हैं, जिन भी बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करते हैं, ये दो तरह की बुक्स होती हैं। एक होते हैं जर्नल और सेकंड होते हैं बच्चों लेजर। तो जर्नल किसे कहते हैं? जर्नल वो बुक होती है जहां पर आप ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। और किस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं? बच्चों हम जो ऑर्डर फॉलो करते हैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का बुक्स में, वो होता है जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन करनी है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब द ऑर्डर इन विच ट्रांजेक्शन्स अकर। जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसमें पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, जो बुक्स में जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल को हम बच्चों यहाँ पर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं वो जर्नल में रिकॉर्ड की जाती हैं। ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद में उनको हम यहां से उठा करके पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पर? लेजर में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कहां पर होगी? जर्नल में। और यहां से वो पोस्ट की जाएंगी, ट्रांसफर की जाएंगी लेजर में। और जर्नल बनाते समय हमको क्या करना है? रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को अप्लाई करना है हर ट्रांजेक्शन के ऊपर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेजर किसे कहते हैं सर? लेजर को हम प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। बच्चों जर्नल को कौन सी बुक कहते हैं आप? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री। लेकिन लेजर को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, एज ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बुक। किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लेजर से ही मिलती है, एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन। बोथ जर्नल एंड लेजर आर एसेंशियल टू कंप्लीट द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को पूरा करने के लिए हमें जर्नल और लेजर दोनों ही बनाना कंपलसरी होता है। यहां से हमें रिकॉर्ड करना होगा बच्चों, लिखना होगा। सबसे पहले जर्नल का मीनिंग हम वापस बता देते हैं। जर्नल वो बुक होती है, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल को हम कहते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। किस वे में? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वो ऑर्डर या वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन्स अकर हुई हैं। ठीक है, और जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं बुक्स में, जर्नल बुक्स में, वो किस बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं? वो बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं वाउचर्स के बेसिस पर। वाउचर्स को हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट? कैश मेमो, इनवॉइस, परचेज बिल, एटसेट्रा। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन अ सिंपल जर्नल। सभी ट्रांजेक्शन्स को हम सिंपल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सिंपल जर्नल बहुत बल्कि हो जाता है, इसलिए एंटरप्राइज क्या करती है, कई बार सेपरेट टाइप के स्पेशल जर्नल भी बनाती है, जहां पर वो पर्टिकुलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को अलग से रिकॉर्ड करती है। जैसे जो भी परचेजेस की बुक, परचेजेस की ट्रांजेक्शन्स है, क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजेक्शन्स है, उनको हम परचेजेस के जर्नल में सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल्स की ट्रांजेक्शन है उनको हम सेपरेटली सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न के लिए आप सेपरेटली बुक्स बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक। सिमिलरली सेल्स रिटर्न के लिए आप सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी होती है दी सेपरेट जर्नल्स। ये जो आपने सेपरेट जर्नल बनाई, स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल्स बनाई, जिसमें आप स्पेशल ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक बना रहे हैं, पर क्रेडिट परचेजेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए परचेजेस बुक बना रहे हैं, क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके लिए सेल्स बुक बना रहे हैं। इन बुक्स को हम बच्चों बुक्स ऑफ स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं, या हम इन्हें स्पेशल पर्पस बुक भी बोलते हैं, या सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। ठीक है ना, है सब एक ही चीज। अगर आप सेपरेटली स्पेशली बुक्स मेंटेन कर रहे हैं स्पेशल ट्रांजेक्शन्स के लिए, उनकी जर्नल एंट्री नहीं बना रहे, तो उनको हम स्पेशल जर्नल बोलते हैं, या स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं, या फिर सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट करेंगे। जर्नल की
आगे देखिएगा बच्चों, डेफिनेशन हम लेकर के चल रहे हैं, दैट इज गिवन बाय रोलैंड। सर वो 2 सेकंड वो पेज दिखा सकते हैं आप वापस? हाँ जी बच्चों, अब हम यहाँ पर एक डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय रोलैंड। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन देखिएगा, जर्नल हम किसे कहते हैं? जर्नल इज द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, द बेसिक बुक ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड जर्नल। प्रिसाइजली इट इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हम इसको प्राइम एंट्री, प्राइमरीली एंट्री की बुक भी बोलते हैं। जनरली इसको बच्चों डे बुक भी बोला जाता है। डे बुक मतलब एक दिन में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई वो आपने एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर ली। ट्रेडर रिकॉर्ड्स दीज ट्रांजेक्शंस, देयर इज टोटल ऑन डेली बेसिस। Trader record his total daily transactions in it. The process of recording the transactions into the journal is called journalizing. बच्चों वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं क्या कहलाता है? जर्नलाइजिंग। क्लियर है? इसको भी नोट करना है, ये डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय रोलैंड। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर टर्म्स और एक्सप्रेशन दैट आर यूज्ड इन जर्नल। जर्नल में आपको बार बार कुछ टर्म्स को फेस करना पड़ेगा। क्या है वो? सबसे पहले है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बच्चों जर्नल को क्या कह सकते हैं हम? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं या बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि जर्नल में सबसे पहली बार कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, और रिटन इन दिस बुक एंड देयर आफ्टर ट्रांसफर टू द लेजर अकाउंट। क्योंकि सबसे पहली बार आप ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल में करते हैं, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री भी कहते हैं। जर्नल एंट्री किसे कहते हैं? द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज नोन एज द जर्नल एंट्री। वो एंट्री जिसको आप जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे बच्चों क्या कहलाएगी हमारी? जर्नल एंट्री। जर्नलाइजिंग, अभी थोड़ी देर पहले बात हो चुकी थी जर्नलाइजिंग की। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। पोस्टिंग किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले ट्रांजेक्शंस की एंट्री कहां पर होती है बताइए, मैंने क्या बताया था? जर्नल में। और जर्नल के बाद उसको लेजर में कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है लेजर में। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम जर्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर में, दैट प्रोसेस इज नोन एज द पोस्टिंग। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्रीज टू अ लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल हम ट्रांसफर करते क्यों हैं? ठीक है जी बेटा, एक सीक्वेंस बना हुआ है, मैंने बताया था ना। आप अच्छे बच्चे हो बेकार बच्चे हो? बताओ सोहन। अच्छे बच्चे हो। हाँ अच्छे बच्चे हो। तो स्कूल में आप एक रफ नोटबुक ले जाते हैं, उसी में अकाउंट्स, इको, मैथ्स, इंग्लिश, बीएसटी का काम कर लेते हो। और अच्छे बच्चे घर आकर के क्या करते हैं? अकाउंट्स की अलग बुक बनाते हैं, मैथ्स की अलग नोटबुक बनाते हैं, इको की अलग बनाते हैं, है या नहीं? तो ऐसे ही अकाउंट में सबके अलग अलग लेजर बनाए जाएंगे। हर अकाउंट का कैश का लेजर बनाया जाएगा, फर्नीचर का लेजर बनाया जाएगा, मशीनरी का लेजर बनाया जाएगा, ताकि आपको सैलरी का लेजर बनाया जाएगा, ताकि आपको एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में कंप्लीट डिटेल एक ही जगह पर मिल जाए। बात क्लियर हो गई ना? चलिए जल्दी से कर लीजिए इसको। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों जर्नल के फीचर्स के। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जर्नल क्या करता है। डे टू डे ट्रांजेक्शंस की जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ये बात पहले भी हो चुकी है। इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, जहां पर ट्रांजेक्शंस पहली बार रिकॉर्ड की जाती हैं और उसके बाद लेजर में पोस्ट किए जाते हैं। पहले हम इसको भी देख चुके हैं। अच्छा, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जर्नल जब आप बनाते हैं तो यहाँ पर किसी भी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। एक को आप डेबिट में लिखते हैं और दूसरे को आप क्रेडिट में लिखते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में ये हम सीख चुके हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन के हमने दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने हैं बच्चों। क्लियर है? जर्नल इज अ रिकॉर्ड विच शोज द कंप्लीट डिटेल ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। जर्नल क्या करता है? एक ट्रांजेक्शन की कंप्लीट डिटेल को एक एंट्री में बता देता है, दिखा देता है। जर्नलाइजिंग पता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। और द एंट्री विच इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल इज नोन एज द जर्नल एंट्री। हम इसको पहले लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। चलें बच्चों आगे। यस सर। यस सर। ये लिखना नहीं है। हाँ जी, अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जर्नल प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग डाटा इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल क्या करता है?
हमें अकाउंटिंग का सारा डेटा प्रोवाइड करता है किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में ट्रांजैक्शन हुई है उस ऑर्डर में हमारे पास डाटा रिकॉर्डेड रहता है। और दूसरा है इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं और वेरिफिकेशन हो सकता है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के इक्वल है या नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती की है। इट गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। बच्चों इसको ध्यान से देखिएगा, हम जर्नल के अंदर बच्चों नरेशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जर्नल के अंदर नरेशंस लिखते हैं। नरेशन क्या होती है? किसी भी जर्नल का एक्सप्लेनेशन होता है, किसी भी जर्नल का किसी भी एंट्री का जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है बच्चों उसको हम कहते हैं नरेशन। ठीक है, तो नरेशन क्या होता है? नरेशन इज द एक्सप्लेनेशन, रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्री लेटर, ताकि बाद में आपको पता रहे क्या आपने किया था ये। नेक्स्ट, लेजर पोस्टिंग किसके थ्रू पॉसिबल हो पाती है ट्रांजैक्शन की? जर्नल के थ्रू। अगर आप जर्नल नहीं बनाएंगे तो हम लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा लेजर पोस्टिंग करना, क्योंकि जर्नल में हमने दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो जर्नल के बाद में हम लेजर जो भी बनाते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर ही बनाते हैं, जो हेल्प करता है हमें लेजर बनाने में। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ एरर। जर्नल अगर हम नहीं बनाएंगे तो और कोई कहीं पर मिस्टेक्स हुई हैं, कोई एरर्स हमारे सामने हुए हैं तो उनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो जर्नल फैसिलिटेट्स इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो कोई भी एरर्स हैं, अगर वहां पर कोई मिस्टेक आ रही है तो उसको आप किसके थ्रू समझते हैं, किसके थ्रू फाइंड करते हैं? जर्नल के थ्रू। और एरर्स हमें कहाँ जाकर के मिलेंगे? जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो रहा है तो 95% हमारा इसका मतलब करेक्शन है, सब चीजें ठीक चल रही है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है, और वो मिस्टेक को हम लोकेट कर पाते हैं जर्नल के थ्रू। लेजर बनाना भी हम सीखेंगे आगे। नेक्स्ट, क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं बच्चों जर्नल की? सबसे पहली बात, इट इज अनसूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, अगर हम सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, सभी ट्रांजेक्शन्स की जर्नल बनाते हैं, तो जर्नल हमारा बहुत ज्यादा बल्की हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस हो जाता है। दूसरा, इट इज नॉट अ सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। ये सिंपल सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं है बच्चों। यदि किसी पर्सन को टेक्निकल नॉलेज नहीं है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की, क्या वो जर्नल एंट्री बना पाएगा? हमने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में जो सीखा था कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो यहाँ पर सारा का सारा यूज होगा। तो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की तो हम जर्नल नहीं बना पाएंगे। इट इज नॉट अ सिंपल मेथड। जर्नल हमने बना तो लिया बट इससे कैश बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होता। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मोस्ट ऑफ द टाइम आवर बिजनेस नीड्स व्हाट्स द कैश बैलेंस अवेलेबल टू अस। हमारे पास क्या कैश बैलेंस है? अगर हमने जर्नल बना लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कैश अकाउंट बनाने से बच गए, हमें कैश का अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा so that we comes to know about the balance of cash available. It is not a substitute of ledger. जर्नल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप लेजर बनाने से बच जाएंगे। Information related to a particular person or head is known after posting the transactions in the ledger. So journal is not a substitute of the ledger. इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट है बच्चों जर्नल का फॉर्मेट। देखो ये आपके सामने आज आ गया जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल के फॉर्मेट को हमने डिवाइड किया गया है 5 कॉलम में, 1 2 3 4 5 कॉलम बने हुए हैं हमारे। सबसे पहला कॉलम डेट का है। बच्चों डेट के बारे में मैं आपको बताऊं, जब आप डेट लिखेंगे तो सबसे ऊपर ईयर लिखते हैं, ईयर लिखेंगे 2021। फिर आप लिखते हैं मंथ, क्या चल रहा है अभी? जून। क्या डेट है आज? 7। इस तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगी जून 8 को, तो आप लिखेंगे जून 8, जून 10 को जून 10, जून 11। कहने का मतलब है कि पहले ईयर लिखा जाएगा ऊपर सबसे ऊपर, उसके बाद में मंथ और लास्ट में डेट, मंथ लास्ट में डेट, मंथ लास्ट में डेट, मंथ लास्ट में डेट। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया था क्या यूनिफॉर्मिटी, डेट को लिखने का तरीका तो 50 तरीके से लिख सकता है ना कोई व्यक्ति, तो इसलिए एक तरीका बना दिया गया वहां पर कि ऐसे फॉलो करना है। सेकंड हमारा होता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में बच्चों बेसिकली आप 3 चीजें लिखते हैं। जैसे कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, तो उसमें किसको डेबिट करना है? कैश को।
कैश अकाउंट डेबिटेड, इस तरीके से लिखेंगे। और क्रेडिट किसको करना है, कैश इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। दूसरा आइटम क्या होगा बच्चों, Capital. कैपिटल। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल को आपने क्रेडिट में लिखना है। तो जर्नल एंट्री इस तरह से बनाई जाती है, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। तो इसके अंदर पर्टिकुलर्स में बताया जाता है किस सर अकाउंट, मतलब 10th जून को कैश इंट्रोड्यूस हुआ और 11 जून में कैपिटल में ऐड हुआ। नहीं नहीं, ये तो पहले से लिख दिया था मैंने। ये मान लो आज हम कर रहे हैं जून 7 को, तो ये एक ही ट्रांजेक्शन बनेगी जून 7। ओके सर। ठीक है। सर तो मतलब इसके पर्टिकुलर्स एकदम टी शेप अकाउंट के तरह ही है। नहीं, टी शेप अकाउंट नहीं है बेटा, देखो ना कहाँ टी बना हुआ है इसमें। नहीं सर, मतलब जो उसके पर्टिकुलर्स में लिखा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए, सर तो अकाउंट क्रेडिट होता है, उसके आगे 2 लगाना होता है। हाँ जी मैं समझा रहा हूँ, बस पहले मैं समझा दूं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी बतानी है इसमें, फिर मैं आपके क्वेरीज लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि डेबिट वाला आइटम ऊपर लिखना है। दूसरी बात याद रखनी है, क्रेडिट वाला आइटम नीचे लिखना है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि हर एक आइटम के सामने क्या लिखना है आपने, अकाउंट लिखना है। लेकिन नाम के सामने आप अकाउंट नहीं लिखेंगे, जैसे राम अकाउंट ऐसे नहीं लिखना। अगर लिखना ही चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एस डाल करके लिख सकते हैं, राम्स अकाउंट। इसका मतलब ये है कि राम कोई अकाउंट नहीं है, राम का अकाउंट है। ठीक है ना। अकाउंट सबके सामने लिखा जाएगा, और जो आइटम आपका डेबिट में लिखा जाता है उसके सामने आपको डेबिट लिखना होता है, इस तरीके से करके DR। क्रेडिट वाले आइटम के सामने कुछ नहीं लिखना होता। ठीक। जो भी अमाउंट कैश का है वो डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे। मान लो कैश हमने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, तो 1 लाख कैश का डेबिट कॉलम में लिख दिया। कैपिटल का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, वो आपने क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद में बच्चों नीचे हम इस एंट्री का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। क्या देते हैं, बताया था कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं नरेशन। क्या बोला जाता है इसको, नरेशन। नरेशन क्या बताती है, नरेशन गिव्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। यहां पर लिखेंगे बीइंग से शुरू करना होता है इसको। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है। एक कॉलम क्लियर, डेट मैंने बता दी। पर्टिकुलर्स के अंदर क्या लिखना होता है, क्या आइटम डेबिट हो रहा है, क्या आइटम क्रेडिट हो रहा है, और नरेशन लिखनी होती है। नरेशन इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्री। डेबिट वाले आइटम को ऊपर लिखा जाएगा, उसके सामने DR करके मेंशन किया जाएगा कि ये डेबिट करना है। नेक्स्ट कॉलम है हमारा क्या, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो का मतलब है बच्चों, पहले जब लेजर्स मैनुअली बनाए जाते थे तो लेजर इतने मोटे मोटे होते थे। अब मान लो ये कैश है, कैश यहाँ पर तो आपने जर्नल में लिखा, और यहाँ के बाद कैश को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, कैश के लेजर में। तो कैश के लेजर इतना मोटा लेजर है, उसमें 1000 पेज है, कहाँ ढूंढ के रहोगे, इसकी क्रॉस एंट्री कैसे चेक करोगे। इसलिए क्या करते थे, लेजर का पेज नंबर लिख दिया जाता था कि ये जो एंट्री है जो 7 जून को गई है कैश में, ये कहाँ पर गई है, कैश बुक के पेज नंबर 281 में लिखी है हमने। ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, लेजर फोलियो मींस व्हाट, पेज नंबर। ठीक है। पेज नंबर किस चीज का, लेजर का। कि जब ये एंट्री आपने जर्नल से उठा के लेजर में डाली तो लेजर के किस पेज नंबर पर गई, कैपिटल। कब है, पेज नंबर 5। जब ये कैपिटल की एंट्री कैपिटल के लेजर में गई तो कैपिटल का सेपरेट लेजर है, कैपिटल के लेजर के किस पेज नंबर पर लिखा, पेज नंबर 5 पर लिखा। तो लेजर फोलियो मींस पेज नंबर, लेजर मतलब लेजर का पेज नंबर। आइए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास मिस्टर रमेश की कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको हमने रिकॉर्ड करना है इन द बुक्स ऑफ जर्नल। तो यहाँ पर मेरे सामने क्वेश्चन है और यहाँ पर मुझे इसका जर्नल बनाना है। तो जब आप जर्नल बनाने जाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ रमेश। क्या बना रहे हो बच्चों रमेश की बुक्स में, जर्नल या लेजर, फिलहाल तो जर्नल। ठीक है। कौन कौन से कॉलम थे बताओ, सबसे पहला कॉलम डेट, Date. फिर पर्टिकुलर्स, फिर particular, LF, हाँ जी, फिर LF, डेबिट debit अमाउंट, and फिर credit क्रेडिट अमाउंट। account. फिर क्रेडिट अमाउंट। वेरी गुड। और सभी में रुपीस का सिंबल डाल देंगे कि डेबिट और क्रेडिट में जो हम ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं वो लीटर में नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, डॉलर्स में नहीं है, किस में है, रुपीस। रुपीस में है। ओके। नेक्स्ट चलिए बच्चों, अब ये कहता है कि 2021 में 1 अप्रैल को रमेश ने बिजनेस शुरू किया कैश से। तो पहले तो मैं डेट लिख देता हूँ, 2021 को अप्रैल 1 में
क्या किया रमेश ने? बिजनेस शुरू किया कैश से। बच्चों दो ट्रांजेक्शन बताओ यहाँ पर क्या है, दो आइटम्स बताओ जिसको डेबिट हो। कैश कैपिटल कैश सर कैश और अकाउंट और कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा तो एसेट है, कैश ऊपर लिखेंगे। डेबिट हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है? 1 लाख। बच्चों अभी समझने का है, अभी लिखने का नहीं। अगर आप समझ गए तो लिख तो खुद भी लेंगे, बाई चांस छूट गया तो लिख लिया, समझे नहीं तो कोई फायदा नहीं। नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन खत्म हमारी। अब सेकंड ट्रांजेक्शन कब है? अगेन अप्रैल 1 को दूसरी ट्रांजेक्शन हो रही है। क्या है? पेड फॉर द रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस। बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू पे? कैश 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 आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो Goes क्या out. होगा? कैश को हम किस में लिख देंगे? क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट और रिपेयर हमारे लिए क्या है? नेचर बताओ रिपेयर का। एक्सपेंस 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 और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट डेबिट डेबिट। एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। ठीक है, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो बच्चों यहां पर हम कैसे लिखेंगे? रिपेयर ऑफ प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्या जा रहा है बच्चों हमारे पास से? कैश। कैश ठीक है, देखो लेजर फोलियो हम खाली छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे लेजर फोलियो में। आपने कुछ नहीं लिखना, मतलब ये डैश भी नहीं डालना है। ठीक है, लेजर फोलियो। हाँ जी, रिपेयर फॉर प्रीमाइसेस है 10,000, रिपेयर एक्सपेंस है डेबिट में लिख दिया। कैश एसेट रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया। नरेशन, बीइंग कैश पेड फॉर रिपेयर। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों हमारा आ जाएगा अप्रैल 2 को। ये कहता है पेड इनटू बैंक। बच्चों व्हाट वी पेड इनटू बैंक? कैश 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 हमने पे किया बैंक में, तो बैंक में कैश पे किया। इसमें दो चीजें बताओ, एक कैश और एक बैंक। बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट और बैंक कैश डेबिट अकाउंट। होगा, दोनों कैश क्या है? क्रेडिट होगा। दोनों ही एसेट है। कैश हाँ, कैश क्रेडिट होगा, बैंक कैश क्रेडिट और बैंक डेबिट। बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हम डेबिट में कौन सा लिखेंगे? ऊपर कौन सा लिखेंगे? बैंक एसेट बैंक एसेट। ऊपर लिखेंगे डेबिट वाला आइटम हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। और अमाउंट आ जाएगा बच्चों 70,000। देखो जिन बच्चों ने अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से की है, जिन बच्चों ने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट अच्छे से किया है, उन्हें जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम आ रही है? बिल्कुल नहीं है। नो सर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो मैं पक्का पक्का कह सकता हूँ इस बच्चे ने अकाउंटिंग इक्वेशन और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं किया। बीइंग कैश पेड इनटू बैंक। सर ये नरेशन में क्या लिखना है वो समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा कैसी बात करते हो, कुछ समझ में नहीं आता तो यही लिख दो। सर लैंग्वेज थोड़ी हो जाएगी तो दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा नरेशन में। ठीक है, सर नेक्स्ट। सर इसमें तो बैंक को पे किया ना, तो बैंक वाला क्रेडिट होना चाहिए। अरे भाई साहब बैंक एसेट है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? अच्छा वो लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स डिपॉजिट। हमने बैंक से लोन लिया फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, मतलब सिक्योरिटी दी है। तो सिक्योरिटी तो छोड़ दो, सिक्योरिटी का कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी में बस पेपर ही तो उसके पास रखा है, बाकी सब चीज हमारे पास है। फिलहाल क्या हो रहा है, हम सीधा सीधा देखें तो क्या है? लोन लोन फ्रॉम और बैंक। बैंक। तो यहाँ पर दो चीजें क्या है बताओ? कैश और कैश क्रेडिट और कैश। कैश एंड Yes. क्रेडिट। कैश और बैंक लोन, ऐसा कह सकते हैं? यस यस सर। अच्छा कैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी बैंक ही लिखेंगे, क्योंकि जब बैंक से हम लोन देते हैं तो बैंक हमें अटैची भर के देगा क्या कैश, या बोलेगा नो सर। आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया? क्या बोल रहे हो बताओ? बैंक क्या करेगा? अकाउंट में ट्रांसफर। अकाउंट में ट्रांसफर। है ना? तो वो बात अलग है कि हम बाद में पैसा बैंक से निकाल करके ले आएंगे। तो बैंक हमारे लिए क्या है? बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक ने पैसा मेरे एसेट ट्रांसफर कर दिया, एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया। हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन लाइबिलिटी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्रेडिट हो गई। क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी?
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक तो लोन। बैंक एसिड इंक्रीज कैसे हुआ? बेटा बैंक से आप लोन लोगे तो बैंक क्या करेगा, हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा ना, ओके सर। ठीक है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। बीइंग लोन रेज फ्रॉम बैंक अगेंस्ट एफडी, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट हमने लोन लिया है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बॉट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर दो चीजें बताओ बच्चों मुझे, गुड्स और कैश। गुड्स और कैश। गुड्स को कभी हम गुड्स लिखते ही नहीं। स्टॉक। परचेज 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 एक्सपेंस और एसेट। एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस एसिड एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट एक्सपेंस क्रेडिट कैश डेबिट। ठीक है, परचेज खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा, इंक्रीज हो रहा है तो कैश जा रहा है, कैश एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और डेट है हमारी April 3। यहाँ पर सर लिख ये दें जो ईयर है ये सिर्फ जनरल के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। बस, बिल्कुल ऐसा थोड़ी हर डेट के बाद में हर एक दिन बाद हमारा ईयर चेंज हो जाएगा, है ना। ओके सर। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और अमाउंट कितना है 5000। नीचे लिख दो बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। जल्दी से इसे नोट करेंगे आप लोग पहले, फिर मैं आगे बताता हूं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे साथ में April 4 को ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश और बैंक दोनों ही मेरे एसेट हैं। कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, बैंक एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो April 4 को एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड और बच्चों बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। अमाउंट कितना है 1000। कैश एसेट है इंक्रीज हो रहा है डेबिट हो गया, बैंक एसेट है डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट हो गया। बीइंग कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट April, परचेजेस और श्याम। वेरी गुड, April 13। यहाँ पर बच्चों आपको बताया था पहले भी, जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स तो कभी लिखते नहीं है, इसको हम लिखेंगे परचेजेस। परचेज एक्सपेंस है इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, और जब नाम लिखा होता है तो हम उसको क्रेडिट क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये मेरा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, पैसा मैंने देना है तो लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। बेटा देखो नाम आ गया तो मैंने क्या बोला था, नाम के साथ में अकाउंट नहीं लिखने का। अगर श्याम लिख सकते हो। श्याम पोस्ट ऑफिस ऐसे करके डाल के लिख सकते हो। कितना है बच्चों 22,500। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। वंशिका नरेशन पता चल गई? यस सर। सर इसमें ऑन क्रेडिट नहीं ऐड करेंगे नरेशन में? नाम लिख दिया, छोटा करके लिख सकते हो तो बात वही है, लिखना चाहते हो तो कोई गलत नहीं होगा। ओके सर। नेक्स्ट है पेड फॉर कैरेज बच्चों। सर कैश और कैपिटल। कैश और कार्टेज। कार्टेज एक्सपेंस है, यस है ना। ये सर एक्सपेंस एक्सपेंस। को हम डायरेक्ट लिखेंगे कार्टेज के नाम से टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। बीइंग कार्टेज पेड। जितना छोटा लिख सकते हो, नरेशन को छोटा करके लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। सर कार्टेज के बाद अकाउंट आएगा। हाँ कार्टेज आएगा, अकाउंट। यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा कार्टेज अकाउंट डेबिट। April 20 को, April 20 को कहता है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। सेल हमारे लिए क्या है बच्चों? एस सर परचेज परचेज कृष्णा रेवेन्यू। एक्स। सेल तो रेवेन्यू हो गई ना, रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्रेडिट। और कृष्णा क्या है हमारे लिए? डेबिटर। डेबिट। डेबिट। डेटर है, डेबिट कर देंगे, डेटर है
डेटर है, एसेट है, इंक्रीज हो रहा है Debit. तो डेबिट कर देंगे। तो कृष्णाज अकाउंट डेबिटेड, कृष्णाज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। यहां पर अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा। अप्रैल 20 के बाद में है 24। बच्चों कहते हैं रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम कृष्णा? यहाँ पर Goods. कृष्णा को गुड्स तो बेचे थे। कैश जब हम किसी को सामान बेचेंगे तो क्या मिलेगा उससे? Cash. कैश मिलेगा। ठीक है बेटा, Cash. कैश मिल रहा है तो कैश एसेट है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट। कृष्णा गिवर है, So डेबिट द credit. रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक तरीका तो ये, या ये कह सकते हो कि यहाँ पर डेटर था कृष्णा, एसेट इंक्रीज हुआ था और जब कृष्णा ने पैसे दे दिए तो डेटर डिक्रीज हो गया, क्रेडिट हो गया एसेट, एसेट कम हो गया। जब कृष्णा ने हमें पैसे दे दिए तो डेटर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ जाएगी अप्रैल 24 के बाद में। अप्रैल 28 को कहता है पेड टू श्याम बाय चेक। बोलो बच्चों दो चीजें। So Shyam or check. बैंक एंड श्याम। Bank or Shyam cash. bank. Shyam. श्याम्स अकाउंट डेबिटेड, श्याम इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। या दूसरे तरीके से देखो मॉडर्न अप्रोच से, तो श्याम यहाँ पर लायबिलिटी था, क्रेडिटर था, इंक्रीज हुआ था तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो डेबिट। कितना हम कैश दे रहे हैं चेक से? 22,500 का श्याम को। चेक से पेमेंट करोगे तो पैसा कहां से जाएगा? बैंक Bank से. अकाउंट। बीइंग पेड टू श्याम बाय चेक। ठीक है, नेक्स्ट। सर बुक में एक है. सर ये वैसे बीइंग लगता क्यों है? बीइंग ये कहता है बच्चों अप्रैल 29 को हम एक ट्रांजैक्शन और ले रहे हैं कि हमने ऑर्डर प्लेस किया है मिस्टर दारू वाला को गुड्स परचेज करने के लिए। तो क्या कोई ट्रांजैक्शन हो गई बच्चों? यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर दिया, फोन किया, दारू वाला जी गुड्स भिजवा देना। तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन है? नो सर। अभी हमारे पास आया नहीं है, अभी कोई बिल नहीं बना, तो ऑर्डर कैन बी कैंसिल्ड, सो दिस इज नॉट रिकॉर्डेड अनटिल और अनलेस कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं जाती। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि since this the transaction is not taken place, only the order is given, so this transaction will not be recorded in the books of account. Okay. April 30 cash sales for the month। बच्चों बताओ cash sales for the month, बोलो दो चीजें बताओ। Sales and Cash cash. and Sales sales and and कैश cash. एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा, Yes sir. और सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज हो जाएगी, तो रेवेन्यू इंक्रीज तो क्रेडिट 8,000। कैश एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा, सेल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। नेक्स्ट है अप्रैल 30 को अगेन। क्या है बच्चों? Sir RAM and expense. Expense और राम cash. और एक्सपेंस। एक सैलरी और एक पेड। सैलरी किसी ना किसी को तो देंगे, राम को, महेश को, श्याम को, सोहन को। तो बात क्या है? सैलरी है, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, पे कर रहे हैं तो कैश, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों? सैलरी एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, कैश एसेट है, डिक्रीज होगा तो Credit. बीइंग सैलरी पेड। सर यहाँ पे टू राम नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, हम पर्पस लिखते हैं, है ना।
पर्पस लिखा जाता है कि कहाँ गया कैश, सैलरी को गया। नेक्स्ट है अप्रैल 30। किसी को डिटेल चाहिए कि किस किस को सैलरी दी है, तो सैलरी का लेजर बनेगा, वहां पर जाकर के देखिए कि वहां पर पता चल जाएगा किस किस को पेमेंट हुई थी सैलरी की। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक ऑन रीपेमेंट। बच्चों क्या कह रहा है, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया बैंक को, ठीक है ना। हमने सर इंटरेस्ट और बैंक लोन। इंटरेस्ट एंड बैंक लोन। इंटरेस्ट आ जाएगा और बैंक लोन आ जाएगा। सर एक्सपेंस और लाइबिलिटी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए एक्सपेंस है बच्चे। सर इंटरेस्ट इसमें कैश नहीं लिखे, मतलब बैंक नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस से डेबिट हो गया। पेमेंट कहाँ से करेंगे, पेमेंट बैंक से हो गई, ठीक है ना, क्योंकि बैंक जो भी इंटरेस्ट लेता है उसकी पेमेंट तो हम बैंक से ही हो जाती है ना। पहले आप कैश डिपॉजिट करते हैं, बैंक बैलेंस मेंटेन करते हैं, पैसा बैंक से कट जाता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस था, इंक्रीज हो रहा था, तो डेबिट, पैसा बैंक से कट रहा है तो क्रेडिट। यहां पर लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर है रीपेमेंट भी वर्ड आ गया। रीपेमेंट का मतलब क्या है कि हमने लोन की भी पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। तो कितने का लोन लिया था बच्चों आपने, बैंक से कुछ लिया था क्या पीछे, कितने का लोन लिया था बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक 25,000 का, है ना। यस सर। और यहाँ पर ये रीपेमेंट का मतलब है कि आपने लोन की रीपेमेंट कर दी है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, लोन कम हो रहा है, लोन लायबिलिटी है, कम हो रहा है तो डेबिट। सेम डेट को हुआ था अप्रैल 30 को, कितने का लोन था, 25,000 का। और बैंक लोन लायबिलिटी खत्म हो रही है, पेमेंट बैंक से होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बैंक लोन रीपेड, वापस कर दिया पैसा। अब बच्चों एक काम और करना होता है इसमें, जितनी भी आपके ऊपर से नीचे तक की ट्रांजैक्शंस थी सबका टोटल करके डेबिट में लिखना होता है। डेबिट का टोटल डेबिट में और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में, ठीक है ना। जल्दी करिएगा।